आज आपकी मम्मी ने खाना बनाया है, खाने में कम से कम 4 चीज़ें बनी हैं, 2 सब्जियां हैं, एक रायता है और एक रोटी है, ठीक है। चावल भी बना दिया आपकी मम्मी ने आपके लिए, 5 चीज़ें हो गई हैं। लेकिन बाय द डिफ़ॉल्ट गलती से वहाँ पर रायते में आपको नमक कम मिला, ठीक है। बाकी चीज़ें सुपर बनी हुई है, लेकिन आपने क्या किया, कमी को देखा। आप कहाँ जा रहे हैं कि भाई मम्मी रायते में कमी है, रायते में नमक कम, आपका मूड खराब हो जाता है, मम्मी पे गुस्सा करे, मम्मी ये क्या कर दिया आपने। तो क्या होता है कि आपने ये किया तो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ रे यार देखो सेलेक्टिव अच्छा नहीं है, ये कॉग्निटिव एरर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा लेसन 6 के जो पेंडिंग जो टॉपिक्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, साइकोडायनेमिक, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की थियरी की थी। साइकोडायनेमिक थियरी जो हमने की थी वो हमने कवर कर चुके हैं। उनमें से हर एक क्वेश्चन जो बन सकता था हमने वो कवर करने की कोशिश की। अब हम नॉन फ्रॉइडियन थियरी करेंगे। इनमें जो कौन कौन सी थियरीज आती हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये दी, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करेंगे। जैसे कि फ्रॉइड ने क्या कहा था, कहाँ पर फोकस किया था, साइकोसेक्सुअल एनर्जी पर, ठीक है। साइकोसेक्सुअल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हमारे अंदर सभी के अंदर क्या होती है, लिबिडल एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है, जिसके थ्रू हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इड, ईगो, सुपर ईगो के जो सभी के जो ये कंपोनेंट्स मिलाकर हमारी क्या बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। ऐसा कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने। अब जो नॉन फ्रॉइडियन थियरी जो आती हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे ये सभी है जो किसके साथ काम करते थे, सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम करते थे भाई। लेकिन जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया ना साइकोसेक्सुअल एनर्जी का, या उन्होंने जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स को जब उन्होंने जो बताया कि ऐसा कुछ भी होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को इन सभी ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया और अपनी अपनी है जो अलग अलग सेपरेट थियरी बनाना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा कुछ हुआ था। ये सभी सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम करते थे, ठीक है। ये तो आपको जानकर अच्छा लगा होगा थोड़ा सा, तो है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल यूंग ने क्या कहा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। अब आपको ये तो पता चल गया साइकोडायनेमिक में हमारी पर्सनैलिटी अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इड, ईगो, सुपर ईगो, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के थ्रू से जब हम कोई बच्चा है जो पास होता है तो ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो फिर उसकी बन जाती है, जो कि इनफ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब कार्ल यूंग ने क्या कहा, इन्होंने जो ये भी जैसे कि मैंने बताया फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो सेक्सुअल कंटेंट की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया और अपना खुद का एक है जो क्या किया, आइडिया डेवलप किया। इन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअल्स चाइल्डहुड अबाउट द स्पिरिचुअलिटी अल्टीमेट बिकम द कोरस्टोन ऑफ दिस थियरी, कि हर एक पर्सन का ना एक अल्टीमेट गोल होता है जो उसको अटेन करना होता है। इन्होंने जो मेन फोकस किया था ना, वो कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस, इन दोनों के इंटीग्रेशन से जो एक पर्सन का जो सेल्फ क्रिएट होता है उस पर उन्होंने फोकस किया। साइकी अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, जो साइकी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस, दोनों का मिलन है, दोनों का इंटीग्रेशन है, वो एक ह्यूमन बीइंग की जो साइकी होती है। साइकी मीन्स यहाँ पर आप एनर्जी से समझ सकते हैं, जैसे कि साइकोडायनेमिक में साइकी किसे कहा गया था, लिबिडल एनर्जी को। समझ पा रहे हैं, थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे हैं। सो अनकॉन्शियस यहाँ पर, जो कॉन्शियस तो अभी सभी को पता है, जैसे कि करंट अवेयरनेस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि आप बोर होंगे और शायद वीडियो भी लंबी हो जाए। वीडियो तो वैसे भी काफ़ी लंबी होती है अपने वाली, है ना। तो एक सॉल्यूशन आपके लिए, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। मैं इतना इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता नहीं कि आपको समझ ना आए, मैं लगभग सारी लैंग्वेजेस को हिंदी ही यूज़ करता हूँ, जिससे कि आप फास्ट फॉरवर्ड करके जो वीडियोज़ को थोड़ा सा जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस को डिवाइड किया गया फर्दर कलेक्टिव अनकॉन्शियस में और पर्सनल अनकॉन्शियस में। अब ये दो पॉइंट आ जाते हैं अनकॉन्शियस में, एक तो कलेक्टिव, एक पर्सनल अनकॉन्शियस। कलेक्टिव सभी के लिए सेम होता है, जैसे कि सिंबल, इमेजेस, आर्किटेक्ट सभी के लिए कॉमन होता है। पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ईगो, परसोना, शेडो, एनिमा, एनिमस, सेल्फ। अब आप ये कहेंगे ये क्या नए नए टॉपिक्स आ गए भाई, ईगो, परसोना, शेडो, एनिमा, एनिमल। अब आपको ना जानकर थोड़ा शायद आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग सबसे पहली टर्म जो आती है वो ईगो आती है, कि हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेट करती है, करंट अवेयरनेस से रिलेट करती है, हमारी आधे से ज़्यादा लाइफ, हमारा हम ये कह सकते हैं फर्स्ट हाफ हमारी लाइफ का, वो उस टाइम क्या होता है कि हमारी ईगो है ना सेपरेट होती है हमारे सेल्फ से, ठीक है। लेकिन बाद में जो लेटर हाफ क्या होता है, हमारा जो सेल्फ है हमारी ईगो से कनेक्ट हो जाता है और इंटीग्रेशन हो जाती है, जिसको हम जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडिविजुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। अब ये आप ये मत समझिए मैं बता रहा हूँ, ये कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग है कि
फर्स्ट हाफ ऑफ अवर लाइफ ईगो गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्फ एंड द लेटर हाफ द ईगो इज गेट्स कनेक्टेड विद द सेल्फ। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडिविजुएशन। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी आ सकती है इंडिविजुएशन की, तो आपको ये राइट डाउन करनी होगी, ठीक है। तो सेल्फ इज द अल्टीमेट गोल। अब सेल्फ क्या है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का वो इंडिविजुएशन है। ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट दैट यूंग बिलीव वाज एसेंशियल फॉर द साइकोलॉजिकल वेलबींग, कि अगर हम इंडिविजुएशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाए तो हमारी साइकोलॉजिकली वेलबींग, हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल सही होगी। अंडरस्टैंड। ईगो है जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर यहाँ पर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम है जो इंडिविजुएशन प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ईगो आ गई आपको समझ में। अब आप बात करेंगे पर्सोना की। पर्सोना क्या होता है भाई? पर्सोना को ना आई थिंक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, उसमें जो इसको मास्क कहा जाता है, मास्क, जो कि एक मुखौटा डालते हैं। आपने देखा होगा जो नाटक वगैरह होते हैं लोकेलिटी में, तो वहाँ पर है ना मास्क डालते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब हम कहीं किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर मास्क बेचे जाते हैं, जैसे शेर का हो गया, किसी भूत का हो गया, या फनी मास्क हो गए। तो वो मास्क क्या करता है, हमारी आइडेंटिटी को हाइड करता है, जो रियल आइडेंटिटी है उसको हाइड करता है। तो यहाँ पर भी मास्क ऐसा ही है, सोशल मास्क वी प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, कि हम जो अपने आप को कैसा दिखाते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में, अराउंड अवर वर्ल्ड, जैसा भी हम दिखाते हैं उसको हम पर्सोना कहते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं हर एक पर्सन एक मास्क डालता है हर सुबह, हर मतलब 24 घंटे डाले रहता है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, कि हर एक पर्सन एक मास्क का यूज़ करता है कि वो अपने आप को कैसा शो कर रहा है इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और ये जो मास्क वाला जो फंडा है ना पर्सोना, ये हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? हमारे पेरेंट्स से, हमारी सोसाइटी से। वो हमें सिखाती है कि तुम्हें अब बिहेव कैसे करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स फ्रॉम अस, दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये भी हमें पर्सोना के लिए जो हेल्प करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाले को लगता है कि हमारी हेल्प करेगा, तो जब उसको लगता है कि हम क्या, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जब हमें लगता है कि उसको लगता है तब हम उसकी हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं? ये है पर्सोना, कि हम है जो एक मास्क वियर करते हैं जिससे कि हम ये देखते हैं कि दूसरे वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर दूसरे वाले जो सामने वाले हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस मास्क को डालने की। जैसे कि हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एज ए स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट का मास्क डाला तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पढ़े, आप एग्ज़ाम पास करें, आप जो अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करें, थोड़ा कि आज के टाइम को देखते हुए जो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना होगा, तो ये भी एक पर्सोना ही है। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेडो। अभी आपने एक डायलॉग सुना होगा, तुम मेरे अंदर का जानवर मत जगाओ, सुना होगा ना। तो ये जानवर क्या है? ये शेडो है, कि हर एक पर्सन में ना कुछ डार्क साइड होती है, हर एक पर्सनैलिटी में एक डार्क साइड होती है जिसको शेडो कहा जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं रिप्रेस्ड डिज़ायर, नेगेटिव इमोशन या अनएक्सेप्टेबल ट्रेड, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, जिसको आप जो अगर समाज में कहेंगे तो आपको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो वो अनडिज़ायरेबल जो इमोशंस है, डिज़ायर्स हैं, तो वो क्या होंगी? वो शेडो होंगी, डार्क साइड जिसे हम कह सकते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं शेडो कंसिस्ट ऑफ एनिमल इंस्टिंक्ट दैट ह्यूमन इनहेरिटेड इन देयर इवोल्यूशन, कि जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था तो उसके अंदर ना वो डार्क साइड इनहेरिटेड है, सभी में है, आप में, मुझ में, हर एक पर्सन में है, लेकिन वो डोमिनेंस देखा जाता है कितना, कौन सा ट्रेट आपका जो डोमिनेंट फैक्टर है, समझ रहे हैं। तो शेडो हर एक पर्सन में होती है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, हर एक पर्सन में कहीं ना कहीं कोई जानवर छुपा है। सही है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है एनिमा एंड एनिमस। भाई ह्यूमन को ना बाइसेक्सुअल कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, ठीक है। कार्ल यूंग कहते हैं कि ह्यूमन इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल, जिसमें मैस्कुलिन मेल और फेमिनिन फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में पाए जाते हैं, मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही पर्सन में पाए जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई मेल है, कोई भी मेल है यहाँ पर, तो उनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों। अगर फीमेल है तो उसमें भी, फीमेल में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। एनिमा किसे कहा जाता है? एनिमा कहा जाएगा कलेक्शन ऑफ फेमिनिन क्वालिटीज इन द मैन। जब मैन के अंदर, किसी भी एक पुरुष के अंदर आपको फीमेल फेमिनिन क्वालिटीज देखने को मिले तो हम उसको एनिमा कहेंगे, और जब किसी फीमेल में मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले तो उसे हम एनिमस कहेंगे। ये आपको समझना होगा, याद करना होगा, सिंपली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ।
सेल्फ द टोटलिटी ऑफ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जब मैंने शुरुआत में ही बताया सेल्फ क्या है, जब आपका कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस दोनों सम हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो उनको कहेंगे सेल्फ। सेल्फ कंसिडर्ड एज द मिड पॉइंट ऑफ द पर्सनैलिटी अराउंड विच ऑल अदर सिस्टम्स आर द कंस्टील्ड, इट मोटिवेट ह्यूमन बिहेवियर टू बिकम होल। ठीक है, द सेल्फ इज ए लाइफ गोल फॉर विच पीपल स्ट्राइव कॉन्स्टेंटली एंड रेयरली रीच। अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं बिल्कुल थोड़े से पर्सन ऐसे हैं जो कि यहाँ तक सेल्फ को अचीव कर पाए हैं, या हाँ रेयरली, बहुत ही कम जो लोग होते हैं जो सेल्फ को महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हम सभी करते हैं। ठीक है, मेजर कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल टाइप में उन्होंने इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बताया। इंट्रोवर्ट्स क्या करेंगे, ज़्यादा इनर एक्सपीरियंस को फोकस करते हैं। एक्सट्रोवर्ट है जो एक्सटर्नल स्टिमुले पर है, जो ज़्यादा फोकस करते हैं। आर्कीटाइप्स की बात करते हैं तो कोलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, जो कि हमने क्या किया था, अनकॉन्शियस को दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, पर्सनल और कोलेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग जो आर्कीटाइप्स क्या होती हैं, कोलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो कुछ यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर को कंटेन रखते हैं। मीन्स कुछ भी एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, ह्यूमन एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से रिलेटेड या खुद के इमोशंस, थॉट प्रोसेस से लेकर, तो यूनिवर्सल पैटर्न है जो हमारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है एक प्रॉपर मैनर में, जिसको हम कहते हैं, कौन करता है इसको, हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस करता है, और इसी को हमें जो आर्कीटाइप्स बोलते हैं। आर्कीटाइप सिंपली क्या है, पैटर्न फ्रेमवर्क दैट सर्व टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है। सीधी सी बात, वो आर्कीटाइप्स हो गया। ठीक है, पर्सनल अनकॉन्शियस की बात करते हैं। पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होगा, these are the memories of childhood and past event experienced by the individual. पर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स जो हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं हमारी लाइफ में, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि भरपूर मात्रा में आपके पास होंगे। ठीक है, दिस जस्ट बिलो द सरफेस लाइन, दिस इज द लिमिटेड इन कंटेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेना चाहें कि आपकी बचपन में हो सकता है आपको किसी ने इतना मारा पीटा हो कि आप डरते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के अपोजिट अगर किसी को इतना ज़्यादा मारा पीटा गया हो कि वो डरना ही छोड़ जाता है। ठीक है, वो भूल जाता है कि डर क्या चीज़ है, वो लोगों पर हावी होना शुरू हो जाता है। तो पर्सनल अनकॉन्शियस के अंडर आएगा कि सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, लिमिटेड में होते हैं। ठीक है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज ए बायोलॉजिकल बेस्ड, इट कंटेन द इनहेरिटेड मेमोरी ट्रेस इंक्लूडिंग पास्ट ह्यूमन एनिमल एंसेस्टर। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मीनिंग ये है कि हमारे पूर्वजों से जो हमें मिला है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। समझ रहे हैं, बायोलॉजिकली बेस्ड है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास्ट ह्यूमन एनिमल एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनसे जो कुछ हमें मिला वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंडर आएगा। ठीक है, वो मेमोरी ट्रेसेस होंगी, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर आएंगे। सो यहाँ पर कार्ल यूंग को आपको समझ में आ गया, ये कुछ टर्म्स हैं, इन पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और हो सकता है मतलब बड़ा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी भाई कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन मेरी राय में मुश्किल है, यहाँ से आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन मुश्किल से मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट की बात करते हैं एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर जिन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी, ये भी सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम करते थे। इन्होंने भी सिगमंड फ्रॉइड को क्रिटिसाइज किया, फिर इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर फोकस किया। इंडिविजुअल साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे काफ़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, मैं बता दूँ एक बार आपको, CBT से, REBT से, यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, ये कंफर्म मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनना हो सकता है आपको इन्फीरियोरिटी फीलिंग या सुपीरियोरिटी फीलिंग पर आ जाए, लेकिन समझना ज़रूरी है। कार्ल यूंग के बाद एल्फ्रेड एडलर आते हैं। इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी। इन्होंने कहा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी इंक्लूड द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ फील्स इंफीरियर। इनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहती है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी से आपको क्या लग रहा है कि हर एक पर्सन की अलग अलग साइकोलॉजी है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर कहता है कि भाई जब बच्चा पैदा होता है ना, माँ की गर्भ से जब वो बाहर निकलता है तो उसको ना उसी वक्त डिटैचमेंट वाली फीलिंग आती है, इन्फीरियर फील करता है वो। क्यों इन्फीरियर फील करता है? क्योंकि एक तो भाई वो अपनी माँ से गर्भ से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, सीधी सी बात है।
और दूसरा उसका साइज़ कितना छोटा है। साइकोलॉजिकल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर वो अपने आप को काफ़ी इन्फीरियर फील करता है और वहीं से उसके अंदर जो एंजाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि वो इनसे ना ऊपर कैसे जाए, मीन्स सुपीरियरिटी को कैसे अचीव करे। तो ये एल्फ्रेड एडलर ने कहा, ठीक है। ये जो एंजाइटी उस दौरान हो रही है ये उसकी पर्सनैलिटी को आगे जो डिटरमाइन करती है। समझ रहे हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म हो रही है। तो सिंपली हम चलिए थियरी करते हैं। ड्यू टू देयर एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन अदर, कि एक तो वो अपनी माँ पर बिल्कुल डिपेंड रहता है, दूसरों पर आप कह सकते हैं डिपेंडेंस ऑफ अदर, और काफ़ी स्मॉल साइज़ है। तो ये चीज़ें डिपेंडेंस ऑन अदर एंड स्मॉल साइज़ ये उसको मोटिवेट करती हैं कि वो कहाँ पर जाए, उस एनवायरनमेंट में जहाँ वो पैदा हुआ है उनमें सुपीरियॉरिटी को अटेन करे, ताकि वो इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग के दौरान जो उसे एंजाइटी हो रही है उसे कोप अप कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है इन्फीरियॉरिटी फीलिंग क्या है, सुपीरियॉरिटी फीलिंग क्या है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट, वैसे तो इतना ही था कॉन्सेप्ट, आपको अगर समझ में आ गया होगा कि बच्चे के जन्म के बाद वो दूसरों पर डिपेंड होता है, डिपेंड होने के साथ साथ वो ये फील करता है यार मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, है ना, ये कितने बड़े हैं। हालांकि उसको बड़ा छोटा पता नहीं, लेकिन देखने में लगता है कि वो इतना डिपेंड है, तो उस वजह से उसमें एंजाइटी क्रिएट होती है। एंजाइटी क्रिएट करने के लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म लगाता है। कोपिंग मैकेनिज्म मीन्स सुपीरियॉरिटी को अटेन करना शुरू करता है और उससे उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इन्फीरियॉरिटी क्या है? कॉन्शियस अनकॉन्शियस रिकॉग्निशन ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल इनसफिशिएंसी। जब उसको अपने करंट अवेयरनेस या अनकॉन्शियस लेवल पर ये महसूस हो कि वो फिजिकली और साइकोलॉजिकल पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, तो उसे ना कुछ और करना होगा, कुछ मैस्ट्री हासिल करनी होगी अपने एनवायरनमेंट में, तब जाकर, मतलब सिंपली हम इन्फीरियॉरिटी फीलिंग को समझ रहे हैं, तो वो इनसफिशिएंसी की जो फीलिंग है उसको इन्फीरियॉरिटी फीलिंग कहा जाता है, कॉन्शियस लेवल पर, अनकॉन्शियस लेवल पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजिकल, ठीक है। एवरी चाइल्ड एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। हर एक को लगता है कि वो तो हेल्पलेस है उसके साइज़ की वजह से, डिपेंडेंस दूसरों पर डिपेंड होने की वजह से, ठीक है। लेकिन इसी को वो ओवरकम करने के लिए कहाँ फुल रियलाइजेशन की तरफ जाता है। यही तीन चीज़, ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो इसको क्या करती हैं, मोटिवेट करती है कि वो इन फ्यूचर मैस्ट्री हासिल करें। सुपीरियॉरिटी फीलिंग की बात करें तो इन्फीरियॉरिटी फीलिंग लीड्स टू अटेम्प्ट टू ओवरकम सुपीरियॉरिटी। Okay, it is not that the person doesn't want to overcome inferiority, but the person want to be superior to what he is at present. यहाँ पर inferiority को छोड़ना या superiority को attain करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप superior हो गए तो मीन्स आप देश के राजा बन गए या आपने लोगों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। मीन्स एट प्रेजेंट जहाँ पर आप हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, उससे बेहतर कंडीशन में आप चले जाएं, दैट्स इट। ये है superiority feeling, ठीक है। तो फॉर एडलर सुपीरियॉरिटी डजेंट मीन सोशल डिस्टिंक्शन, लीडरशिप, प्रेस्टिजियस पोजीशन इन सोसाइटी, बट इज स्ट्राइविंग फॉर ए परफेक्ट कंप्लीशन, हम सिंपली कह सकते हैं। ओके, सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब सोशल इंटरेस्ट होता है भाई इंडिविजुअल हेल्पिंग सोसाइटी टू अटेन गोल ऑफ परफेक्ट सोसाइटी। परफेक्ट सोसाइटी को अटेन करने के लिए जो इंडिविजुअल, एक पर्सन, सिंगल पर्सन दूसरों की हेल्प करता है, तो वो होता है सोशल इंटरेस्ट, सिंपली, ठीक है। इट इज़ एन एटीट्यूड आउटलुक टुवर्ड फर्दरिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर। हम दूसरों के भले के बारे में कितना सोच रहे हैं, हम कितने इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर हमारा एटीट्यूड दूसरों की भलाई के लिए कितना है, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर आ जाता है कोऑपरेशन, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशंस, ग्रुप मेंबरशिप, एम्पैथी, ये सभी चीज़ें। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। जैसे ही मैंने अब लाइफस्टाइल बोला, आपने सोचा कि अच्छा रोलेक्स वॉच, डायोर शूज़, बर्बरी स्पेक्स होते हैं, गॉगल्स, जो भी होते हैं भाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लाइफस्टाइल में। कभी आप ये सोचने लग जाए लाइफस्टाइल मीन्स लग्जरीज लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लाइफस्टाइल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को के साथ है जो कैसे डील करते हैं, सिंपली। स्टाइल ऑफ लाइफ इज अ सिस्टम प्रिंसिपल बाय विच इंडिविजुअल पर्सनैलिटी फंक्शन। इट एक्सप्लेन द यूनिकनेस ऑफ ए पर्सन। सभी की जो वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, सिंपली एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, जैसा कि हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स में स्टडी किया था। तो यहाँ पर लाइफ स्टाइल भी वैसे ही कि हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। दिस स्टाइल ऑफ लाइफ डिटरमाइन हाउ द पर्सन कॉन्फ्रंट द प्रॉब्लम, सिंपली, और कुछ भी नहीं है लाइफ स्टाइल का, ठीक है। बर्थ ऑर्डर। अब सबसे जो मुझे कमाल की जो बात लगी वो एल्फ्रेड एडलर की थियरी में बर्थ ऑर्डर लगी। उसने कहा कि जो, अब ये देख क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके 4 भाई बहन हैं, 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं,
तो ही आप पर अप्लाई है। अगर आप सिंगल हैं तो शायद आप पर अप्लाई मैं ना कर पाऊँ अभी, क्योंकि हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, शायद आप 3-4 भाई बहन होंगे, ठीक है, या फिर आप 2 भी हैं तो भी आपके भाई से आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी या आपकी बहन से आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी। ऐसा क्यों? पेरेंट सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, सब कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ सेम मिलती हैं, लेकिन फिर भी है जो हमारी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग है। ऐसा क्यों हुआ? तो अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि इस बारे में हमारा बर्थ ऑर्डर है जो मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चिल्ड्रन होता है उसको क्या है, अटेंशन ज़्यादा मिलती है, उसकी केयर ज़्यादा होती है। सेकंड चिल्ड्रन होता है वो थोड़ा मिडल, थर्ड, उसके बाद लास्ट। अब क्या होता है कि ऐसा आपको भी सुना होगा आपने भी कि जो छोटे वाला बच्चा होता है, जो फैमिली में छोटा मेंबर होता है, उसको प्यार सभी ज़्यादा करते हैं, उसकी डिमांड सभी मान जाते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है उस पर थोड़ा ना प्रेशर होता है कि भी तुम्हें ये करना है वो करना है। तो इससे उनकी जो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर बर्थ ऑर्डर इज़ ए इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग फैक्टर जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। होप यू अंडरस्टैंड कार्ल यूंग एंड अल्फ्रेड एडलर। अब जो हम करने वाले हैं केरन हॉर्नी। अब केरन हॉर्नी भी नियो फ्रीडन साइकोलॉजी के अंडर आती हैं, ठीक है। इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की जो सेक्सुअल मोटिवेशन वाली थियरी उसको क्रिटिसाइज़ किया सिमिलरली, जैसा कि मैंने बताया था। और इनका जो इंटरेस्ट था वो कहाँ था, इन्होंने जो थियरी की, इनका जो एम्फेसाइज इन्होंने किया वो था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कल्चरल फैक्टर, जो हमारी पर्सनैलिटी, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब केरन हॉर्नी के अकॉर्डिंग देखिए, इनका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्होंने दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे अंदर ना एंजाइटी क्रिएट होती है। देखिए मैं पहले आपको ना इन शॉर्ट बताता हूँ। हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी, क्यों होगी कि बचपन में शायद हमें प्यार ना मिला हो, मोहब्बत ना मिली हो, केयर ना मिली हो, हमारी नीड्स पूरी ना हुई हो। उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ना हमें ना इन्फीरियर फील होना लग जाता है, हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होने लग जाती है। और जब वो एंजाइटी क्रिएट होती है तो तब उन एंजाइटी से कोप अप करने के लिए हम कुछ नीड्स को अटेन करते हैं, जिनको न्यूरोटिक नीड्स कहा जाता है। 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स है जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक एंजाइटी, जो कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस, और उन एंजाइटी से कोप करने के लिए जो हम न्यूरोटिक नीड्स को अटेन करना चाहते हैं उनको न्यूरोटिक नीड्स कहेंगे। और वो नीड्स कौन सी उनको हम डिस्कस करेंगे, इन शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे। इन फर्दर वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो। अगर आपसे आ जाता है तो अगर आप इतना भी राइट करेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो बेसिक एंजाइटी से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू केरन हॉर्नी, हम है जो लैक ऑफ वार्म, लैक ऑफ अफेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड फील करते हैं, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी, डीप सीटेड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी, ये सभी हमें महसूस होती है, ठीक है। और ये जो एंजाइटी है, ये इसकी वजह से हम क्या करते हैं, न्यूरोटिक नीड्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं सिंपली आपको बताता हूँ, 3 तरह की कैटेगरी बना दी गई है। 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज, यहाँ पर 3 कैटेगरीज है सिंपली, जिसके अंदर ना न्यूरोटिक नीड्स डाल दी गई है 10 टाइप्स, ठीक है। 10 लगभग, हाँ मुझे लगता है 10 तरह की न्यूरोटिक नीड्स हैं। इनको हम किसी फर्दर वीडियो में अगर ये टॉपिक दोबारा आ जाता है तो हम वहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही करेंगे। यहाँ पर 3 कैटेगरी है। एक तो है मूविंग टुवार्ड अदर्स, मूविंग अगेंस्ट अदर और मूविंग अवे फ्रॉम अदर। अगेंस्ट में आता है हमारे पास, इनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है। अगेंस्ट मीन्स आप किसी के अगेंस्ट है, मीन्स आप चाहते हैं कि मैं पावर में रहूं, मैं उसका एक्सप्लॉइटेशन करूं, हैरास करूं, है ना, इस तरह की चीज़ें मान सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो टुवार्ड्स अदर, यहाँ पर टुवार्ड्स अदर मीन्स हमें जो किसकी ज़रूरत है, ये किसको बताती है, इंटीमेसी की, लव की, अप्रूवल की। हम देखते हैं हमारी लाइफ में कि हमें अप्रूवल मिले, लव मिले, इंटीमेट हम करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, इसके लिए हमारी जो 3 नीड है वो कौन सी है, नीड फॉर कॉन्स्टेंट अफेक्शन, नीड टू बी एडमायर्ड और नीड टू बी प्लीज्ड अदर, ओके। अगेंस्ट अदर में क्या होगा कि ये किसको रिफ्लेक्ट करती है, पावर को, कंट्रोल को, सुपीरियोरिटी को, वी बिकम टू सुपीरियर इन फ्यूचर, ओके। सो इसके अंदर जो 3 नीड्स आती है, हमें नीड फॉर पावर रहेगी, नीड फॉर एक्सप्लॉइटेशन, नीड फॉर रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास मूविंग अवे फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब हम कैपेबल हैं, हम सफिशिएंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, ये कह सकते हैं।
तो ये डिटैचमेंट को बताएगी, इंडिपेंडेंस को बताएगी, सेल्फ सफिशिएंसी को बताएगी। यहाँ पर जो आती है नीड फॉर परफेक्शन, नीड फॉर ऑटोनॉमी, नीड टू बी लिमिट वंस नीड एंड डिजायर्स। होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमने बेसिक एंजाइटी और न्यूरोटिक नीड्स को स्टडी किया ना। अब न्यूरोटिक पर्सनैलिटी के बारे में करते हैं। जब आप उन एंजाइटी के वश में होकर क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को न्यूरोटिक नीड्स को अटेन करते हैं, तो उस न्यूरोटिक नीड्स को जब आप अटेन करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी तैयार हो जाती है, जैसे कि हर थियरी में हो रही है कि आप आखिर में क्या हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो न्यूरोटिक पर्सनैलिटी में यहाँ पर 3 तरह की फिर कैटेगरी बना दी गई, कंप्लेन टाइप, अग्रेसिव टाइप, डिटैच टाइप। अब अगर हम डिटैच टाइप की बात करें तो अगर आप, जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया था, मूविंग अवे फ्रॉम अदर वाली कैटेगरी में है, तो यहाँ पर हम डिटैच टाइप क्या करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी कैसी बनेगी, सेल्फ सफिशिएंट, आइसोलेशन, इमोशनल डिटैचमेंट, फोकस ऑन परफेक्शन पर हम फोकस करेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अग्रेसिव टाइप में, अग्रेसिव मीन्स जब हम दूसरों पर डोमिनेंट बिहेवियर शो करें, सुपीरियर पावर वाली फीलिंग आ रही है, तो वहाँ पर आप अग्रेसिव वाली आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, कंट्रोल थ्रू द एग्रेशन, डोमिनेंस, हॉस्टिलिटी, अंडरस्टैंड। और कंप्लेन टाइप जहाँ पर आप है जो क्या दूसरों से थोड़ा सा लगाव आप कह सकते हैं, या कॉन्फर्मिटी, सबमिसिवनेस, सेल्फ सेक्रीफाइस करेंगे आप, ठीक है। तो ये 3 तरह की हमारे 3 कैटेगरी थी जो कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप आप लगा लीजिए, और 3 कैटेगरी हमने न्यूरोटिक नीड्स की स्टडी की। अगर ये इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ, फर्दर वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, ओके। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, अब तक के टॉपिक्स आप ये समझ लिए इम्पोर्टेंट तो थे ही थे, लेकिन वो ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थे। अब हम करेंगे कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच। भाई हमने सभी ने ना अपनी हुड पे ये लिखवाया होगा ह्यूमन बीइंग, आपने भी कभी देखा होगा ना, या आपके टी शर्ट पे लिखा है, आपके जैकेट पे लिखा है, लेकिन कॉग्निटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग ना आपको ह्यूमन थिंकिंग बीइंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कि ह्यूमन थिंकिंग बीइंग है, उनको ना सोचना आना चाहिए कि अगर एक पर्सन जब सोचता है, अगर वो रैशनली सोच रहा है, तो इसका मतलब वो अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर लेगा, मतलब उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक सही होगी। लेकिन वो इरेशनल अगर थॉट पैटर्न रखता है, ओवरवीमिंग रखता है, या फिर हम कहें कि एक्सेसिव वरी है ना, फ्यूचर टेंशन कि अपने करियर से रिलेटेड, या हम सिंपली इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं इरेशनल थॉट पैटर्न है अगर उसका, तो उसको लाइफ में ना डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम या कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो उसको देखने को मिल सकती है। तो कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच, यहाँ पर ह्यूमन कैन थिंक रैशनली, वो रैशनली भी सोच सकता है, इरेशनली भी सोच सकता है, और एरर्स तो सोचने में हम सभी करते हैं। आज आप सभी को मैं बता दूंगा कि आपने कौन कौन सी एरर की हैं, पहले हम ये करते हैं, फिर उसके बाद बाकी के टॉपिक्स है जो डिस्कस करेंगे। एरोन बेक से शुरू करते हैं। हमारे पास 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, एल्बर्ट एलिस, एरोन बेक एंड डोनाल्ड मिशीबीम, ये तीनों कॉग्निटिव थियरिस्ट हैं। एरोन बेक से शुरू करेंगे। एरोन बेक ने क्या कहा, जो डिप्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो फॉल्टी रिकॉग्निशन प्रोसेसिंग है, कि आपका सोचने का तरीका ही गलत है, समझ रहे हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम, स्पेशली डिप्रेशन हैज़ ओरिजिन इन नेगेटिव बिलीव टुवर्ड सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर, कि हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, फिर अपने फ्यूचर के बारे में हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तब जाकर हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम नेगेटिव ट्रायड भी बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव ट्रायड आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो यहाँ पर काउंसलर होता है, जो अप्रोचेस यूज़ करता है, वो रैशनली थिंक करने की है, जो कोशिश करता है कि उनको सिखाया जाए कैसी रैशनल थिंकिंग करनी है, ठीक है। अब नेगेटिव ट्रायड को जब आप राइट डाउन करें, ये डेफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, भी मैंने आपको बता दी है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ आपका कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर है। नेगेटिव व्यू अबाउट वन सेल्फ, आई एम वर्थलेस एंड इनएडिक्वेट, है ना, आपको लगता होगा कि मैं तो यार किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। फिर आपका फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे, आई विल नेवर बी गुड एट एनीथिंग, मैं कभी भी किसी भी काम में अच्छा नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, फ्यूचर मेरा बिल्कुल डार्कमय है। डार्कमय मीन्स अंधकार में है आपका फ्यूचर, सो आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, एवरीवन इज अगेंस्ट मी, नोबडी विद मी बिकॉज आई एम वर्थलेस, कोई भी मेरे साथ नहीं है, सभी मेरे विरुद्ध हैं, सभी मेरे दुश्मन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं अकेला इसलिए हूँ क्योंकि मैं किसी के काम का नहीं हूँ, आई एम यूजलेस पर्सन, आई एम वर्थलेस पर्सन।
समझ रहे हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें बनती है ना कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर अपने एनवायरनमेंट के बारे में, और फिर आप वर्ल्ड के बारे में क्या सोच रहे हैं, भाई ये ना एक नेगेटिव थिंकिंग जो पैटर्न है, नेगेटिव ट्रायड जिसको बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन में डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, एंजाइटी भी यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको इनसे बचना होगा। अब आप यहाँ पर पढ़ नहीं रहे बल्कि सीख भी रहे हैं किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। एक और एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, आई शुड बी परफेक्ट। होता है ना सभी को कि मुझे ना परफेक्ट होना, भाई कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ आपको कमी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी परफेक्ट हो सकता है, भाई आप कोशिश कर सकते हैं बेहतर से बेहतर, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कंसीडर करें कि मैं अपना 100%, मैं तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल 100% सही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इफ़ आई मेक मिस्टेक इट इंडिकेट दैट आई एम अनसक्सेसफुल। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम ये कहेंगे नहीं मैं तो हार गया हूँ, मैं तो अनसक्सेसफुल पर्सन हूँ। तो ये नेगेटिव बिलीव्स नहीं रखना है। तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आता है ना भाई, आपसे जो रिलेट कर सकते हैं वो चीज़ें हैं कॉग्निटिव एरर, जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं। वो कॉग्निटिव एरर कौन सी है? सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन है, डायक्टोमस थिंकिंग, ओवर जनरलाइजेशन, मैग्निफिकेशन, मिनिमाइजेशन, आर्बिट्रेरी इन्फेरेंसेस। इन शॉर्ट बताता हूँ, थियरी आप पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई? सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल से समझते हैं। आज आपकी मम्मी ने खाना बनाया है, खाने में कम से कम 4 चीज़ें बनी हैं, 2 सब्जियां हैं, एक रायता है और एक रोटी है, ठीक है। चावल भी बना दिया आपकी मम्मी ने आपके लिए, 5 चीज़ें हो गई हैं। लेकिन बाय द डिफ़ॉल्ट गलती से वहाँ पर रायते में आपको नमक कम मिला, ठीक है। बाकी चीज़ें सुपर्ब बनी हुई है, लेकिन आपने क्या किया? कमी को देखा। आप कहाँ जा रहे हैं कि भाई मम्मी रायते में कमी है, रायते में नमक कम, आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप मम्मी पे गुस्सा करें, मम्मी ये क्या कर दिया आपने। और ये चीज़ें आप लोग सभी कर चुके होंगे, अगर येस तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब आपने ये किए तो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ अरे यार देखो सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन अच्छा नहीं है भाई, ये कॉग्निटिव एरर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं, इतने अच्छे खाने को आप जो नज़रअंदाज करके एक रायते में आप नमक डाल लीजिए भाई उठकर, है ना, तो क्या बताए? कुछ भी बात नहीं। आप मम्मी पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? आप उस नेगेटिव चीज़ को क्यों देख रहे हैं? तो ये सब सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन जो हम डेली लाइफ में करते हैं कि हम फोकस करते हैं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है, और सभी इग्नोर कर देते हैं जितनी भी पॉजिटिव इवेंट्स है सभी को इग्नोर कर देते हैं। ये सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन जो कॉग्निटिव एरर हम करते हैं हमारे थिंकिंग पैटर्न में, दैट्स डन, ओके। तो और एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। डायक्टोमस थिंकिंग, डायक्टोमस थिंकिंग या तो मैं कर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। सुना होगा आपने ऐसा, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। तो ये क्या है? डायक्टोमस थिंकिंग, ये भी एक कॉग्निटिव एरर है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो ब्लैक एंड वाइट जैसा हो गया ना, या तो कलर ब्लैक या वाइट, और कोई कलर ही है नहीं। आपको तो कलर ब्लाइंडनेस हो गई भैया, है ना। तो डायक्टोमस थिंकिंग से भी हमें बचना है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। कर जाऊंगा, मर जाऊंगा या घर जाऊंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, आप देख लीजिएगा। ओवर जर्नलाइजेशन, ओवर जर्नलाइजेशन क्या करते हैं हम? एक सिंगल इवेंट या एक्सपीरियंस से हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फ्री की बातें बना लेते हैं। पड़ोस वाली आंटी का एग्जांपल याद है आपको कि लड़के ने लड़की के साथ कुछ बातें की, कुछ भी बातें अननोन के साथ। पड़ोस वाली आंटी ने देखा अच्छा इनके लड़का तो यार टांका भिड़ा हुआ है किसी के साथ, चलो कल इसकी मम्मी को बताते हैं, इसका भी कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं। तो वो ओवर जर्नलाइजेशन चल रही है भैया, ठीक है। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल फिर देख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं चीज़ों को। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, भाई मैग्निफिकेशन मीन्स आप पॉजिटिव इवेंट्स में पॉजिटिव इवेंट्स को एग्जेजरेट करके देख रहे हैं भाई, अच्छा ये भी। और मिनिमाइजेशन, आप नेगेटिव इवेंट्स को क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को हम ज़्यादा महत्ता देते हैं। मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं? नेगेटिव इवेंट्स को डाउन प्ले करते हैं, छोड़, है ना। ये होता है ना, जैसे कि आई फेल टू गिव गुड लेक्चर, इट इज मैग्निफाइड एंड कॉन्क्लूड दैट आई कांट डिलीवर गुड लेक्चर। क्या होता है कि मान लीजिए हम, जैसे मैंने शुरुआत की अपने यूट्यूब पर, तो वहाँ पर क्या था, शुरुआत में मुझे भी काफ़ी हेजिटेशन होती थी, मेरे भी लेक्चर्स अच्छे नहीं है शुरुआती, अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं कहता ये अच्छे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता ये अच्छे हैं, ना मैं ये कहता वो बुरे हैं, लेकिन हाँ जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ ना कुछ तो गलतियां होती हैं भाई, वी आर ह्यूमन बीइंग। और अब तो आपको ये भी पता चल गया कि ह्यूमन थिंकिंग बीइंग है ना। तो अब आप चीज़ें सोचना शुरू करें, रैशनली सोचना शुरू करें, इरेशनल थॉट पैटर्न को बाहर निकाल दें, अंडरस्टैंड।
आर्बिट्रेरी इन्फेरेंसेस किसे कहेंगे, कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप वो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं पड़ोस वाली आंटी वाला, लेकिन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जैसे कि मैंने राइट डाउन किया है कि मान लीजिए बाढ़ की वजह से कहीं एक साल है जो फसल ख़राब हो जाती है, तो उसे ये लगता है कि मेरी फसल है जो इन फ्यूचर कभी होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस है। आप विदाउट एविडेंस किसी एक कंट्री को बुरा बोल रहे हैं कि ये कंट्री ख़राब है, वो कंट्री ख़राब है, तो आर्बिट्रेरी इन्फेरेंसेस, आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ओके, कॉग्निटिव एरर समझ में आ गया। अब बात करते हैं एल्बर्ट एलिस की। REBT मॉडल डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, MPCE 022 में भी और 023 में भी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको नोट करना होगा, लेकिन एक ही बार करना होगा, इसमें घबराने वाली बात ही क्या है। एल्बर्ट एलिस, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, एल्बर नहीं है, ये एल्बर्ट एलिस है, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, REBT को जिन्होंने जो फाउंड किया, ठीक है। तो अब देखिए REBT क्या कहती है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पर है, ये जो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता था आपको, एल्बर्ट एलिस किससे इन्फ्लुएंस है, रोमन फिलोसफर से, जिन्होंने कहा था मैन आर डिस्टर्ब्ड नॉट बाय थिंग्स बट देयर व्यू ऑफ थिंग्स। समझ रहे हैं, वो चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होते कि आपने ये देखा वो देखा, नहीं, उन चीज़ों से, पर्टिकुलर चीज़ से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, समझ रहे, उस चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, तब आपके अंदर है जो इरेशनल थॉट पैटर्न या आप दुखी हो जाते हैं। हम सिंपली कहेंगे मैन आर डिस्टर्ब नॉट बाय थिंग्स बट व्यू ऑफ थिंग्स। उनका व्यू ऑफ थिंग मैटर करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, समझ रहे हैं। तो REBT को समझने के लिए हमें सिर्फ एक ही टर्म समझनी होगी, थॉट, इमोशन, बिहेवियर, सभी हमारे इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही हमारा सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है, सोचने का नज़रिया नहीं होता, सोचने का तरीका होता है ना, देखने का नज़रिया होता है, व्यू ऑफ थिंग्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो जैसे ही आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, वे ऑफ थिंकिंग व्हेन यू हैव चेंज, देन आपको क्या फील होगा, आपके थॉट, इमोशन, बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि थॉट, इमोशन, बिहेवियर सभी इंटर रिलेटेड हैं। आपके थॉट चेंज हो जाते हैं तो आपके इमोशन चेंज होता है, आपका इमोशन चेंज हो जाता है, आपका पर्टिकुलर बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब इसी को समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं, REBT में ABCDE मॉडल आएगा, ठीक है। कौन सा मॉडल, ABCDE, ओके। अब ABCD में जैसे कि इवेंट, ये मैं आपको बताऊं नहीं क्योंकि आप बच्चे थोड़ी है, A का मीनिंग एक्टिवेटिंग भी है ना, ये तो आप देख लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट A पर, एक्टिवेटिंग इवेंट किसे कहेंगे। देखिए एक्टिवेटिंग इवेंट में एक बार मैं इन शॉर्ट आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप कब दुखी हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेटिंग इवेंट है कोई भी ऐसी इवेंट जो आपको ट्रिगर करे इरेशनल थॉट पैटर्न के लिए, इरेशनल इमोशंस, इरेशनल बिहेवियर, जो भी आप एक्ट कर रहे हैं वो एक्टिवेटिंग इवेंट बनेगी। वो कुछ भी हो सकती है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, कुछ भी, समझ रहे हैं। जैसे कि ब्रेकअप, एग्जाम में फेल, जॉब न मिलना, तीनों एक्टिवेटिंग इवेंट है। बिलीव, आपने सोचा कि मैं तो रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकता, ये आपका बिलीव, मैं पास ही नहीं हो सकता एग्जाम में, या मुझे जॉब मिलेगी ही नहीं, ये आपके बिलीव। ये बिलीव आपके अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं और डिजायरेबल भी हो सकते हैं, मतलब आप इनको ना चेंज भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि हाँ वो नहीं तो कोई और सही, आपने ये सुना होगा यूट्यूब पर, है ना, तो वो नहीं तो मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप रख लूँगा, दैट्स इट, ये हो गया। अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो दूसरा मैं दोबारा ट्राई करूँगा, फिर से मेहनत करूँगा, या फिर जॉब नहीं मिली, इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगा इंटरव्यू के लिए, दैट्स इट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अब जैसे कि मैंने दो आपको क्या बताई, एक एग्जाम्पल, हमारे पास 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तीनों एग्जाम्पल में 2 टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, समझ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 6 टर्म्स होगी। और जैसे ही हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो इन 6 टर्म्स में आपको 12 क्या मिलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ब्रेकअप हुआ, आपने सोचा यार अब क्या जीना उसके बिना भी, है ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तो इस तरह की बातें अगर आपके माइंड में आ रही तो आपको एक्सेसिव एंजाइटी हो जाएगी, भाई अब मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं अभी मरना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। या फिर आपके एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप सुसाइड अटैम्प्ट कर ले, ऐसा होता है, ऐसे केसेस आपने सुने होंगे, ठीक है। एक्सेसिव एंजाइटी हो जाती है भाई, डिप्रेशन, फियर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल तीनों। और उसके बाद हमारा था जॉब का, कि जॉब नहीं मिली, अब घर बैठ जाओ भाई, अब मैं तो काम करूँगा ही नहीं, अब तो मैं मजदूरी करूँगा या दिहाड़ी करूँगा कहीं पर, ठीक है। तो ये थे तीनों रिजल्ट्स। और इनके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जब आपने क्या सोचा, रैशनल थिंकिंग की, कि वो नहीं तो कोई और सही, आपने फिर से ट्राई किया किसी पर,
कि हाँ तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। सेकंड, एग्ज़ाम में भाई ये नहीं हुआ तो मैं फिर से कोचिंग लेता हूँ, फिर से अच्छी तरह प्रिपरेशन करता हूँ, अच्छा टाइम देता हूँ और आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या फिर जॉब से रिलेटेड आप समझ जाइए कि आपको जॉब में इंटरव्यू नहीं मिला तो आपने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं, फिर आपको मिल जाएगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये हो गए हमारे 3, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्यूट की, डिस्कशन की, डिबेट की। जब आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम ब्रेकअप वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेकअप में आपको एक्सेसिव एंजाइटी डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, आपको ना, ये हो गए हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब आप डिप्रेशन में चले गए। यहाँ पर आपका बिलीव क्या बन गया कि मैं तो इन फ्यूचर कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता, है ना। तो एंजाइटी डिप्रेशन ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। डिस्प्यूट, डिस्कशन, डिबेट, आपने काउंसलर से बात की, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, आपके इर्रेशनल थॉट्स को पहचाना। किसको? इर्रेशनल थॉट्स को। उन पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुम दिखने में कैसे हो। उसने कहा मैं सुंदर हूँ। भाई अच्छे खासे हो, अट्ठे कट्ठे हो, ठीक है, दिखने में सुंदर हो, जॉब करते हो, हाँ जी करता हूँ, फैमिली कंप्लीट है, हाँ जी कंप्लीट है। तो फिर तुम्हें इतनी वरी करने की ज़रूरत क्या है भाई, तुम किसी और पे ट्राई कर सकते हो। वो कहता है बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आप किसी और से पार्टनरशिप रख लीजिए, किसी और को फैमिली मेम्बर बना लीजिए। तब उसको ये लगा अच्छा अब ये हो सकता है भाई, अल्टरनेटिव मिल जाता है। अब जो इन डिस्प्यूट से जो रिजल्ट निकल कर आया, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। समझ रहे हैं? ये जो पॉजिटिव रिजल्ट जो कि डिस्प्यूट से निकल कर आए, ये क्या होगा, हमारा इफेक्टिव इंटरवेंशन। अब वो क्या करेगा, किसी दूसरे पर ट्राई करेगा। उम्मीद है कि मुझे आप समझ गए होंगे। मैंने एग्जांपल्स अच्छे देने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको हम क्या करेंगे, वीडियो के शुरुआत में समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका ना टॉपिक बने, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। एक्टिवेटिंग इवेंट एक एग्जांपल से हम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अब थियरी नहीं पढ़ेंगे, हमने बता दिया आपको कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट जो कि हमारे इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज के लिए ट्रिगर करें। जैसे कि स्टूडेंट के पुअर ग्रेड किसी भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ गए हैं, स्टूडेंट का बिलीव बन जाता है कि वो टेरिबल स्टूडेंट है, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में। इसी वजह से उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, ऐसी सोचने पर उसको काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील होता है। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। लेकिन उसने एक अच्छे काउंसलर से बात की, उन इरेशनल थॉट पैटर्न को पहचाना, इरेशनल बिलीव्स को पहचाना, और उसको पता चला कि स्टूडेंट चैलेंज करता है उन इरेशनल बिलीव्स को, जो एग्जामिंग के द्वारा उसको जो पता चला, ठीक है। उसने क्या किया, दे रियलाइज दैट 1 बैड ग्रेड, उसको पता चला कि यार एक सब्जेक्ट में बुरे मार्क्स आने पर क्या मेरा पूरा एकेडमिक जो करियर था वो बर्बाद हो गया, या मैं इतना बेकार स्टूडेंट। उसको ये पता चला मेरा मैथ्स कितना अच्छा है, साइंस कितना अच्छा है, साइंस में तो कम नंबर आए हैं, क्यों ना मैं साइंस के ट्यूशन लगा लूँ। ये उसको डिस्प्यूटिंग से पता चला, और जो रिजल्ट्स यहाँ से आए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आए। और जैसे ये पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए, ये न्यू इफेक्टिव बन गया। स्टूडेंट फील मोर ऑप्टिमिस्टिक, मोटिवेटेड फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। उसने फिर से तैयारी की, फिर से एग्ज़ाम दिए और अपने एग्ज़ाम्स को पास किया। तो ये था REBT मॉडल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये REBT नहीं, ABC मॉडल था, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, एल्बर्ट एलिस के द्वारा दिया गया। 1950s में इन्होंने ये दिया था। और एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है जॉब इंटरव्यू का, ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी तरह बन जाए। ओके, अब हमने यहाँ पर सारी नॉन फ्रीडियन थ्योरी कंप्लीट की, कॉग्निटिव अप्रोचेस की, काउंसलिंग की, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया और आप नोट्स लेना चाहते हैं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आप अगर चाहते हैं लेना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ₹9 पर PDF हमने इन पर चार्जेस रखे हैं कि हाँ लेट्स इट। ओके, अगर आप लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रीवियस MPC 021 देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।